जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिंदी साहित्य संबंधी पीवाईक्यू सीरीज को लेकर चल रहे हैं और ये जो पत्रकारिता से संबंधित क्वेश्चन आते हैं अलग अलग एग्जाम में, उनसे क्वेश्चन है। जैसे कह रहा है कि क्वेश्चन की रिपोर्टर बनने के लिए क्या ज़रूरी है। अगर आप एक रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जो सबसे ज़रूरी है वो है कि आपका सहज बुद्धि व भाषा पर अधिकार होना चाहिए रिपोर्टर बनने के लिए, क्योंकि आप देखते हैं कि लोगों के बीच में रह के आपको चीज़ों को बोलना ही होता ज़्यादा, अपना प्रस्तुतिकरण बहुत ही बेहतर होना चाहिए, तो ये बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति कौन सी है। ये क्वेश्चन है 2014 में आया कि जो भारत की सर्व प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति नेशनल न्यूज एजेंसी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान समाचार, यूनिवार्ता, तो ये है प्रेस पीटीआई, जो कहते हैं ना पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। भारत की ये सर्वप्रथम, सबसे पहले और एशिया की सबसे बड़ी संवाद समिति प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। इनमें से कौन तत्व रेडियो विज्ञापन में नहीं होता है। जो रेडियो का प्रचार आता है उनमें क्या नहीं होता है। चित्र, संदेश, संगीत, वाचन, सब कुछ होता है, लेकिन आप रेडियो में चित्र तो नहीं देख सकते। तो चित्र एक ऐसा तत्व जो रेडियो के विज्ञापन में नहीं आता, जबकि वहाँ पे आप संगीत भी सुनते हैं, वाचन भी, संदेश भी, तो ये सब रेडियो के विज्ञापन में आता है। चित्र तो आप टीवी के विज्ञापन, टेलीविजन में देखते हैं। रेडियो की जो ब्रॉडकास्टिंग की बात है तो रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग कॉमर्शियल और टीवी कॉमर्शियल में क्या अंतर है। रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कॉमर्शियल और टीवी कॉमर्शियल में क्या अंतर है, तो ये है रेडियो में सारा संदेश जो होता है वो शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभाव में होता है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव आप पर्दे पर देखते हैं, है ना। रेडियो में जो भी संदेश, शब्द, वो संगीत और ध्वनि के माध्यम से सुनते हैं, जबकि टीवी में सब प्रभाव पर्दे पर। टीवी की तुलना में रेडियो कॉपी लेखक को समय की पूरी स्वतंत्रता नहीं होती है। टीवी की तुलना में जो रेडियो का लिखना होता है लेखक को, उसको ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। रेडियो विज्ञापनों में संवाद बहुत ज़्यादा होते हैं। रेडियो विज्ञापन अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि टीवी के कम। रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कॉमर्शियल और टीवी कॉमर्शियल में अंतर यह है कि रेडियो में सारा संदेश संगीत और ध्वनि के प्रभाव में होता है, जबकि टीवी में पर्दे पर दिखता है। संचार के दो प्रमुख रूप मुद्रित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विषय में जो कथन सत्य नहीं है उसे छांटना है। तो संचार के दो प्रमुख रूप मुद्रित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विषय में जो कथन सत्य नहीं है वो इनमें कौन सा नहीं है। तो ये देखिए, मुद्रित माध्यम तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विषय में जो कथन सत्य नहीं है कि ये दोनों माध्यम अंततः मानव जाति का विनाश करेंगे। इन दोनों माध्यमों से संचार क्षेत्र में अभूतपूर्व गति हुई है, सही है। मुद्रित माध्यम लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रकाश में आया, जबकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम 20वीं सदी में इलेक्ट्रॉनिक वाला आया है और वैज्ञानिकों की सूझबूझ से दोनों माध्यम अस्तित्व में आए हैं। तो संचार के दो प्रमुख रूप मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के विषय में दोनों माध्यम के अंततः मनुष्य जाति का विनाश करेंगे, ये कथन सही नहीं है। संचार माध्यमों का प्रमुख प्रयोजन क्या है, किस उद्देश्य से संचार माध्यम काम करते हैं। सूचना को जनसामान्य तक पहुंचाना, सूचना को विशिष्ट वर्ग तक पहुंचाना, या सूचना को पढ़े लिखे लोगों तक, या सूचना को केवल साहित्य प्रेमियों तक पहुंचाना। तो यह सूचना को जन सामान्य तक जो है जागरूकता लाने के लिए पहुंचाना। अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है। सनसनी समाचार, गर्म समाचार, डायरी समाचार, एकांगी। तो ये जो है अनापेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को गर्म समाचार वर्ग में रखा जाता है, इसको हॉट न्यूज कहते हैं। इनमें से जो शब्द संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। जो शब्द ऐसा है जो संचार का माध्यम नहीं है, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो जो है। रेडियो शब्द संचार का माध्यम नहीं, बल्कि यह श्रव्य संचार जो है, सुनने वाले संचार का माध्यम है ना, जबकि समाचार पत्र है, पुस्तक है, पत्रिका, ये शब्द संचार के माध्यम है। और ये आपसे शब्द संचार के बारे में पूछ रहा था। इनमें से जो श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित करना है। तो इनमें से जो श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है वो कौन सा है, तो ये है दूरदर्शन। दूरदर्शन जो है ये मात्र श्रव्य संचार का माध्यम नहीं है, अपितु यह दृश्य श्रव्य संचार का माध्यम है, जबकि टेप रिकॉर्डर, कैसेट है, रेडियो है, ये सब श्रव्य संचार का माध्यम है। विभेदित मूल्यांकनों के लिए प्रावधान, विभेदित मूल्यांकनों के लिए प्रावधान कक्षा स्तर पर एक समावेशी अभ्यास है। पाठन और प्रतिफलन, पाठन और प्रतिफलन ये किन पे जो है लागू होता है, तो ये चित्र और पाठ्य दोनों भागों पर लागू होता है। पाठन और प्रतिफलन चित्र और पाठक या पाठ्य भाग दोनों पर लागू होता है।
प्रथम पीढ़ी प्रशिक्षार्थियों को सहयोग देने के लिए सर्वथा अनुकूलित कार्यनीति क्या हो सकती है? संपर्क कक्षाएं। प्रथम पीढ़ी प्रशिक्षार्थियों को सहयोग देने के लिए सर्वथा अनुकूलित कार्यनीति संपर्क कक्षाएं हो सकती हैं। एक शिशु में रूटिंग रिफ्लेक्स कब दिखाई देता है? तो एक शिशु में रूटिंग रिफ्लेक्स 3 माह से यानी जन्म से लेकर 3 माह तक वो दिखाई देता है। स्वशोधन पद्धति का एक लाभ क्या है? स्वशोधन पद्धति का एक लाभ है छात्र अपेक्षित मानकों के प्रति जागरूक हो और उस दिशा में वो कार्य करने के लिए अग्रसर भी हो। पाठों में संगीत और गीतों का सम्मिलित करने पर क्या विकसित होता है? अगर पाठ में आप संगीत और गीत को सम्मिलित करते हैं तो दृश्य संबंधी प्रशिक्षण शैली, श्रवण संबंधी प्रशिक्षण शैली, संगीत संबंधी या कंठस्थ करने संबंधी जो है प्रशिक्षण शैली। तो देखिए कि पाठ में आपने गायन वगैरह को किया तो संगीत और गीत को सम्मिलित करने से जो है श्रवण सुनने की जो है वो संबंधी प्रशिक्षण शैलियाँ विकसित होती है। संगीत एवं गीत श्रवण के विषय हैं। शोध दावा करते हैं कि समावेशन का क्रियान्वयन मंद होता है और संस्थागत स्तर पर महत्वपूर्ण कारकों में से एक इसकी क्या है? व्यवहार्यता है। शिक्षक शिक्षा के संबंध में शिक्षक आयोग ने अनुशंसा की है कि क्या किया अनुशंसा? कि जो भी सभी प्रकार के शिक्षक शिक्षाओं को विश्वविद्यालय के तहत लिया जाना चाहिए। पाठों में संगीत और ताल सम्मिलित होकर क्या विकसित करते हैं? तो संज्ञानात्मक क्षमता। पाठ में अगर संगीत है, ताल है तो ये आपके संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करेंगे। जो शिक्षक अनवरत अपने ज्ञान को अद्यतनीकरण करते रहते हैं वो कौन है? वो उदार व्यक्ति हैं, है ना। हमेशा अपडेट करते रहिए, वो शिक्षक उदार कहलाते हैं। अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है? वो था किशोरावस्था। अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय किशोरावस्था है। बालावस्था मानव जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। व्यक्ति की इस अवस्था में मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं का विकास होता है। प्रौढ़ा में बालक में सभी संवेगों का विकास हो चुका होता है। इस अवस्था में परिपक्व पूर्णतः निर्णय लेने की प्रबलता पाई जाती है। वृद्धावस्था या बुढ़ापा जीवन की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें उम्र मानव जीवन की औसत काल के समीप या उसके अधिक हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का एग्जाम्पल नहीं है? तो है स्पर्श से भेद करना। स्पर्श से भेद करना अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है। संकेत करना, चेहरे से व्यक्त करना और जानबूझकर मुस्कुराना ये अशाब्दिक संप्रेषण के ही एग्जाम्पल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? संप्रेषक, तो वो कौन सा नहीं है? संप्रेषक है, गंतव्य भी है और जो है संदेश भी है, लेकिन संदर्भ जो है ये संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन की प्रक्रिया के तत्व नहीं है। संप्रेषक, संदेश और गंतव्य ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? तो कौन सा एक संप्रेषण का यानी बातचीत का एक प्रकार नहीं है? स्व संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, लोक संप्रेषण, वैध संप्रेषण ये नहीं है। स्व संप्रेषण भी होता है, अंतर्वैयक्तिक भी होता है, लोक संप्रेषण भी होता है। ये सब संप्रेषण के प्रकार है। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। यह सिद्धांत किसका है? ये जो कहा गया है ये ह्यूरिस्टिक विधि के तहत कि ज्ञान तो तभी उपयोगी होता है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। यह सिद्धांत ह्यूरिस्टिक विधि का है। प्रदर्शन विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें किसी संरचना, कार्यप्रणाली तथा दृश्य को स्पष्ट किया जा सकता है। करके सीखना अर्थात स्वानुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करना साक्षात्कार विधि मूल्यांकन हेतु प्रयोग की जाती है। आभासी अनुभव किसके माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है? आभासी अनुभव प्रतिमान। आभासी अनुभव प्रतिमान मॉडल के माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायक है। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली, सिद्धांत, जात, सहायक तंत्र शिक्षण प्रतिमान के ही तत्व हैं। निम्नलिखित में कौन मुद्रित सामग्री का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा इसमें से मुद्रित सामग्री का एक प्रकार नहीं है? तो बुलेटिन। बुलेटिन जो है मुद्रित सामग्री का एक प्रकार नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित होने वाले मुख्य समाचार सुर्खियां बुलेटिन कहलाते हैं। इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश को कहते हैं, ये मुद्रित सामग्री है। कैटलॉग, सूची या नामावली जिसमें नामों की एक सूची या गणना क्रम से लगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक आव्यूह का एक प्रकार नहीं है? यह योजना विधि। योजना विधि प्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक आव्यूह का प्रकार नहीं है। प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक जॉन डीबी के शिष्य W.H. किलपैट्रिक थे। योजना विधि में छात्रों के जीवन से संबंधित समस्याओं का वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कक्षा शिक्षण के संदर्भ में अधिगम एवं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपेक्षित नहीं है? विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृत नियम। कक्षा शिक्षण के संदर्भ में अधिगम एवं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृत नियम की जानकारी अपेक्षित नहीं है।
किसी अहंग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में कौन सा नहीं माना जा सकता? तो जो अहंग्रस्त होता है वो अपेक्षित मानदंडों के साथ छात्र अपने व्यवहार को टालने की चिंता व्यक्त करना। देखिए, अपेक्षित मानदंडों के अनुसार छात्र अपने व्यवहार को टालने की चिंता व्यक्त करते हैं, इसे अहंग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जाता है। जबकि छात्र का किसी पुरस्कार की इच्छा द्वारा अनुप्रेरित होना, छात्र की आकांक्षा स्तर को अपने आत्म संप्रत्यय के अनुसार निर्धारित करना, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र अपेक्षित तल्लीनता प्रदर्शित करना अहंग्रस्त छात्र की विशेषता है। संज्ञानवादी अवधारणा प्रमुख प्रवर्तक: अभिग्राही अधिगम, सतही एवं गहन उपगम, उपागम, स्वनियमित अधिगम, विकासवादी सिद्धांत पर आधारित अधिगम। इसमें इसके प्रमुख जो प्रवर्तक हैं उनसे मैच कराना है। जैसे अभिग्राही अधिगम जो है ऑस्वेल, सतही एवं गहन उपागम फेरेंस मर्टन, स्वनियमित अधिगम वेरी जिमरमैन, विकासवादी सिद्धांत पर आधारित पियाजे। क्षेत्र सिद्धांत के तहत संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची है किसका? तो पर्यावरण का। क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यावरण का पर्यायवाची है। जब व्यक्ति वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है, पहचानता, प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझने की कोशिश करता है तथा संबंधित वस्तु व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन करता है, उस सभी प्रक्रियाओं से मिलकर उसके भीतर एक ज्ञान भंडार या संज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों एवं व्यवहार के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों को किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए? तो सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूलों को सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो अपनानी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के तहत ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो जाना, पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन करना कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए, इसी की वह पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए, परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना आदि। सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया या कथन किस परिप्रेक्ष्य के प्रतिनिधित्व करती है? तो यह रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का। सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। यह कथन जो है रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है। सीखना एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के बाद भी सीखना शुरू कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण में समायोजित करने का प्रयास भी करता है। इसी समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। सीखी गई बातों रचनात्मक क्रियाओं को करने के फलस्वरूप ज्ञान में वो वृद्धि भी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? मतलब कि कौन सा इसमें गलत नहीं है? केवल सामाजिक अनुभव को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, केवल सांस्कृतिक अनुभव को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, दोनों सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव को पाठ्य का हिस्सा बनाया जाए, तो यही देखिए आप देखिए कि असत्य नहीं है। सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों अनुभव को पाठ का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और भाषाई रूप से भिन्न समूह विद्यालयों एवं कक्षाओं में दिखाई देते हैं। ये सांस्कृतिक तथा सामाजिक विविधता जैसे किसी देश का गौरवशाली इतिहास, किसी महापुरुष का व्यक्तिगत तथा लोक संस्कृति इत्यादि शैक्षिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि संस्कृति व्यक्ति के ज्ञान को अर्जित करने के रास्ते में उस ज्ञान को पाकर उसे कौन सी भूमिका निभानी है को स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है। सार्थक शाब्दिक अधिगम व धारण किस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है? सार्थक शाब्दिक अधिगम व धारण किस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है? तो यह है सूचना प्रक्रम प्रतिमान का। सार्थक शाब्दिक अधिगम व धारण ये सूचना प्रक्रम प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति अपने वातावरण में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाएं ग्रहण करके अपने मस्तिष्क में संगठित करता है। फिर इन सूचनाओं का मस्तिष्क में विश्लेषण होता है और विश्लेषण के समय जिस योग्यता की जरूरत होती है उसे संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहते हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भारतीय माध्यम है, कौन सा है? तो स्वयं जो है ये स्वयं का शाब्दिक अर्थ है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, अर्थात युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम वेब अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन प्रणाली के पहलू का तत्व नहीं है? इनमें कौन सा प्रणाली के पहलू का तत्व नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? अध्ययन, अदा, प्रक्रिया तथा प्रतिपुष्टि आदि शब्द प्रणाली के पहलू के तत्व है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रणाली के रूप में नहीं देखा जा सकता। विद्यालय, मूल्यांकन, पुस्तकालय, प्रशासन। तो इसमें पुस्तकालय को एक प्रणाली के रूप में नहीं देखा जा सकता है। प्रणाली से आशय शिक्षण प्रणाली से है।
विद्यालय मूल्यांकन एवं प्रशासन को एक प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आईसीटी सूचना और संप्रेषण तकनीक पर लाया गया है क्या? एक वन स्टॉप पोर्टल। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के द्वारा शिक्षा एक राष्ट्रीय अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य नहीं है? तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के द्वारा शिक्षा एक राष्ट्रीय अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य नहीं है, यानी गलत नहीं है? वो है ई वस्तु का उत्पादन। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक द्वारा शिक्षा एक राष्ट्रीय अभियान के संदर्भ में ई विषय वस्तु का उत्पादन कथन असत्य नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है, तो ये है विकासशीलता। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद क्रियाशीलता है। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक प्रक्रिया एवं अनुभव का अध्ययन शैक्षिक परिस्थितियों में करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जिसका ध्येय शिक्षण की प्रभावशाली तकनीकों को विकसित करना तथा अधिगमकर्ता की योग्यताओं एवं अभिरुचियों का आकलन करना है। एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है, उसका यह अधिगम व्यवहार किस अनुच्छेद में रखा जाएगा? संज्ञानात्मक अनुच्छेद में। एक छात्र जो हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या वो प्रस्तुत कर लेता है, तो उसका यह अधिगम जो व्यवहार है वो संज्ञानात्मक अनुच्छेद में रखा जाएगा। संज्ञानात्मक अनुच्छेद के तहत ज्ञान तथा बौद्धिक कौशलों का विकास शामिल है। इसमें विशेष तथ्यों का पुनर्स्मरण या पहचान, प्रक्रियागत स्वरूप एवं परिकल्पनाएं शामिल है। अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या क्या करते हैं? अधिगम के उत्पन्न में व्यक्ति होने की प्रक्रिया का, कौशल अधिगम में बुद्धि के योगदान का, संज्ञान परक अधिगम में व्यक्तित्व की भूमिका का, या अधिगम घटित होने में अभिप्रेरणा के महत्व का। अधिगम यानी लर्निंग जो होता है ना, तो उसके बारे में यह क्वेश्चन है कि जो अधिगम है उसके विभिन्न सिद्धांत अधिगम घटित होने में अभिप्रेरणा के महत्व की व्याख्या करते हैं। थॉर्नडाइक जो है इन्होंने अधिगम या सीखने के कुछ नियम दिए हैं, जिनमें तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है और प्रभाव का नियम है, परिणाम का नियम, जिसे संतोष का नियम भी कहते हैं। ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था को दर्शाता है? ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक जो विकास है उसकी कौन सी अवस्था को दर्शाता है? संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे देखिए जो ठोस वस्तु हैं उन पर जो आधारित मानसिक संक्रिया उनके परिणाम स्वरूप समस्या समाधान, ये पियाजे के विकास की जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था उसे दिखाता है। पियाजे ने क्या किया था कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसकी अवधारणा प्रस्तुत करते हुए संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई। ये 4 अवस्था था कि एक है संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरा प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो या सुनिश्चित करना, स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा को विकसित करना। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? तो ये है स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा को विकसित करना, ये नहीं है। स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा को विकसित करना राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। समानता, गुणवत्ता व परिमाण को भारतीय शिक्षा का दुर्ग्रह त्रिकोण किसने कहा है? तो ये कहा है श्री जेपी नायक ने। सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों के प्रति लचीले व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है, या जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था ये शिक्षा बिना बोझ के प्रतिवेदन 93 का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का, या माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण प्रतिवेदन 2005 का। तो देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों के प्रति लचीलेपन व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है। निम्नलिखित का सही युग्म देखिए यहाँ पे अधिगम दिया है और धारणा या प्रतिपादक या समर्थक कौन रहे हैं। जैसे एक है उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों की संरचना, दूसरा है संकेत अधिगम, तीसरा है क्षेत्र सिद्धांत, चौथा है अंतर्दृष्टि अधिगम। और इसमें जो भी प्रतिपादक है कोहलर है, कुर्ट लेविन है, थॉर्नडाइक है, टोलमैन है, इनका नाम दिया गया और आपको सुमेलित करना है। तो जैसे उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों की संरचना थॉर्नडाइक, संकेत अधिगम टोलमैन,
क्षेत्र सिद्धांत, कूर्ट लेविन, अंतर्दृष्टि, अधिगम, कोहिलर। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है इसमें? समाचार के 6 काकर 6 सवाल होते हैं। समाचार के कितने? तो 6 काकर होते हैं, 6 काकार होते हैं। और प्रथम 4 ककार के उत्तर समाचार के निचले भाग में दिए जाते हैं। समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है उसे समाचार का इंट्रो कहते हैं। समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। इसमें कथन सही नहीं है उसे बताना है। तो कथन जो प्रथम 4 ककार के उत्तर समाचार के निचले भाग में दिए जाते हैं ये सही नहीं है। समाचार के टोटल 6 ककार होते हैं। शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है उसे इंट्रो कहते हैं। और ये जो समाचार लिखा जाता है इसका पिरामिड जो होता है, इसका पिरामिड उल्टा होता है। प्रथम 4 ककार के उत्तर समाचार के निचले भाग में दी जाती है, कथन सही नहीं है। समाचार लिखने के 6 ककार यानी 6 सवाल होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। क्या हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। उच्च छात्र शिक्षक अनुपात भागीदारी को और अंततः पर्यावरण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को सीमित करता है, इसे किसके द्वारा संबोधित किया जा सकता है? उच्च छात्र शिक्षक अनुपात भागीदारी को और अंततः पर्यावरण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को सीमित करता है, इसे किसके द्वारा संबोधित किया जा सकता है? पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों में माताओं पिताओं को सम्मिलित करके, पर्यावरण के बारे में अधिकाधिक सैद्धांतिक कक्षाओं द्वारा, कम पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम द्वारा, या छात्रों को आवर्तन में सम्मिलित करके जिससे सभी सम्मिलित हो सके। तो ये होगा छात्रों को आवर्तन में सम्मिलित करके जिससे जो है सभी छात्र जो है उसमें सम्मिलित हो सके। तो यहाँ पे हमने कुल 50 क्वेश्चन किए, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।